हेलो एवरीवन एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। एंड फॉर अ चेंज आज का ये वीडियो मैं आउटडोर में शूट कर रही हूँ। सो थोड़ा हवा आएगा, थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी लोगों ने जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं उन सभी क्वेश्चंस का प्रॉपर मैं आंसर कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड येस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और अपना इतना प्यार दिखाने के लिए। थैंक यू। तो चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो अल्फ़ा मेल उन्होंने पूछा है कि आई जस्ट वांट टू नो फॉर नाउ दैट हाउ कैन समवन मेक यू हैप्पी इवन व्हेन यू आर एंग्री मैम, बिकॉज आई रियली लाइक द वे यू से ओके, कीप इट अप मैम, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच अल्फ़ा मेल। एंड मैंने आपका कमेंट इससे पहले भी बहुत बार देखा है एंड आप हर बार मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स करते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट। सो मुझे जब मैं गुस्सा करती हूँ और मुझे हंसाने के लिए, स्माइल करवाने के लिए सबसे पहले आपका ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, ह्यूमर लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपको समझना पड़ेगा कि मेरा गुस्सा कितना ज़्यादा है, कितना कम है। अगर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ तो आप कितना भी जोक्स क्रैक कर लो, मैं हंसने वाली नहीं हूँ। पर हाँ, अगर मैं बहुत ही लो लेवल या फिर मीडियम लेवल पे गुस्सा हूँ किसी के ऊपर और उस इंसान का ह्यूमर बहुत अच्छा है तो डेफ़िनेटली वो मुझे हंसा सकता है। बट वो कुछ मिनट के लिए ही मेरी हंसी स्टे होगी, उसके बाद मैं फिर से जैसे मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली इंसान हूँ, तो इतना आसान नहीं है कि आप मुझे हंसा सको। बट येस, अगर मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ और जेन्युइनली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो डेफ़िनेटली एटलीस्ट मैं आपकी बात सुनूँगी। तो ये मेरा क्वालिटी है। बट मैं तभी रिस्पेक्ट करती हूँ जब मुझे भी रिस्पेक्ट मिलता है, तो ये मेरा उसूल है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड यू हैड एनी, अच्छा ये अरत्रिका रॉय ने पूछा है कि डिड यू हैड एनी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस और एनी मिस्टीरियस इंसिडेंट। यस, बहुत बार हुआ है, बचपन से होता आया है, अभी भी होता है। ओके, एंड पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस इन द सेंस लाइक कभी घोस्ट अटैक तो नहीं हुआ है, बट बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। जैसे मान लो बहुत कुछ है जो मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकती हूँ, बट फॉर एग्ज़ाम्पल कि रिसेंटली क्या हुआ कि मैं क्योंकि मंत्र जाप करती थी रिसेंटली, मतलब ये रिसेंट पास्ट में हुआ है कि मैं मंत्र जाप करती थी ग्रह का, क्योंकि मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ग्रह मंत्रों का जाप करें, इससे हम लोग का नॉलेज अच्छा होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, इंट्यूशन पावर बिल्डअप होता है। तो मैंने सूर्य मंत्र और चंद्रदेव का मंत्र मैंने जाप करना शुरू किया था, क्योंकि उन दोनों से ही आपको स्टार्ट करना होता है, क्योंकि वो लोग इल्यूमिनारीज़ है एस्ट्रोलॉजी में। एंड सन इज़ द किंग, मून इज़ कंसिडर्ड एज क्वीन। तो जब मैंने मंत्रों का जाप करना स्टार्ट किया तो विद इन अ मंथ ऐसा होने लगा कि जब मैं सोती थी मुझे लगता था कि मेरे पास में कोई है, और वो मतलब मुझे कुछ नहीं करता था, बट ऐसा लगता था कि बेड में कोई स्क्रैचेस का आवाज़ें आ रही है, या फिर मैं जब सोया हुआ हूँ तो कोई देख रहा है, कोई है, और वो क्लियर आवाज़ें आती थी। ठीक है, तो ये सब होने की वजह से मैंने मंत्रों का जाप करना बंद कर दिया। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने एक वीडियो में कहा था कि मंत्र जाप करना और कोई भी रैंडम मंत्र बिना सोचे समझे जाप करने से आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की जगह पे कुछ हॉरर एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ था, और उसी के बेसिस पर मैंने उस वीडियो पे आप लोगों को वार्निंग दिया था। किसी पर्टिकुलर शायद मैंने कुछ एक प्रेडिक्शन के दौरान मैंने वो वार्निंग दी थी। तो ये एकदम रिसेंट पास्ट में हुआ है, और उसी के बाद से मैं आज भी अकेले नहीं सो पाती हूँ। बहुत मुझे जैसे ही लाइट्स ऑफ होता है मुझे बहुत डर लगने लगता है, और पिछले 8-9 महीने से ये हुआ है। तो मैंने जाप करना भी छोड़ दिया है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब मंत्रों का जाप करो तो डेफिनेटली आपके अंदर वो मेंटालिटी होना चाहिए कि कुछ भी एक्सपीरियंस आपको दिखाई दे या फिर आप लोग खुद एक्सपीरियंस करो तो आप उसको सह सकते हो। और पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है, मैं बहुत डर गई थी। बाद में क्या हुआ, राजश्री नंदी बोलकर यूट्यूब में ही उनका एक चैनल है, और वो TRS क्लिप बोल के एक चैनल है, वो बहुत ही अच्छा एक पॉडकास्टिंग शो होता है, TRS क्लिप बोल के चैनल का नाम है। तो वहाँ पर मिस्टर रणबीर अलाबादिया ने उनको इनवाइट किया था, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया है वहाँ पर। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि एक जगह पे उन्होंने मेंशन किया कि जब आप मंत्रों का जाप करना शुरू करते हो तो तब वो जो एंटिटीज़ है, वो जो देवता है, वो
किसी ना किसी तरीके से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन मंत्रों का जाप करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। लाइक आपको लगातार बिना स्किप किए एक दिन भी आपको हर रोज़ 108 बार या फिर उससे भी ज़्यादा उस सेम मंत्र का जाप करना है, और वो 40 डेज़ तक 45 डेज़ तक आपको कंटिन्यूसली करते रहना है, और उसके बाद से वो इफ़ेक्ट होना शुरू होता है। तो पहले वो आपका डेडिकेशन देखते हैं। तो जब आप मंत्रों का जाप करना शुरू करेंगे तो बहुत सारा टाइम ऐसा होगा कि आप लोग डिस्ट्रैक्टेड होंगे, शायद आप मंत्रों का जाप करना चाहते हैं बट कुछ काम आ गया है, इमरजेंसी, कुछ फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं या फिर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने घोस्ट भी देखे हैं अपने लाइफ में, कुछ एबरेशंस भी देखे हैं। तो ऐसा अगर मैं उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बोलना शुरू कर दूँ तो लोग समझेंगे कि एकदम अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक दिखाने के लिए, ऑकल्टिस्ट प्रूफ करने के लिए शायद मैं बना के ये सब बोल रही हूँ। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बोल के खुद का मजाक उड़ाना नहीं चाहती। बट येस, मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस बहुत हुए हैं मेरे साथ, बहुत। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही ने ही पूछा है। आरात्रिका रॉय, व्हाट्स योर एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फ्यूचर गोल्स एंड हाउ डिड यू गेट इनटू एस्ट्रोलॉजी। ओके, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, और शायद ये सेम क्वेश्चंस मुझे और भी लोगों ने पूछे हैं। ओके, मैं नाम बता दूंगी, ठीक है। तो मेरा एज है 26 प्लस, आप 27 भी मान सकते हो, बट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, 26 प्लस और 27। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑफ कोर्स मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजी में मैंने बेसिक, एडवांस, मीडियम सभी कोर्सेज लिए हैं, और अभी तक मेरा जर्नी ख़त्म नहीं हुआ है। और भी कोर्सेज, जैसे मैं बहुत जल्दी वास्तु कोर्स में भर्ती होंगी, जो थोड़ा एडवांस वास्तु कोर्स है, उसमें एंटर करूँगी। उसके बाद नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मुझे एंटर करना है। तो ये सब और भी ज़्यादा, जैसे जैसे मैं जहाँ से सीखती हूँ एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पर जैसे जैसे कोर्सेज नए नए आने लगेंगे मैं भर्ती होती जाऊँगी। तो ये तो बस शुरुआत है, बट बेसिकली मैंने बेसिक लेवल, मीडियम लेवल एंड एडवांस लेवल मैंने कोर्सेज ऑलरेडी ले लिया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो मैंने रिसेंटली लिया है। बट मैं एक्चुअली बॉटनी ऑनर्स स्टूडेंट थी, ठीक है, बॉटनी ऑनर्स स्टूडेंट थी, और मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मैं पढ़ती थी। तो मैंने मेरा कॉलेज वहीं से किया है। एंड और क्या क्वेश्चन था? फ्यूचर गोल, मेरा फ्यूचर गोल लार्जर देन लाइफ है। मैं हमेशा, ऐसा एक कहावत है ना कि उतना ही पैर फैलाओ जितना आपका चादर है, मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि अगर मैं मेरा गोल ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी तो मेरे पास वो उस गोल के पीछे भागने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा। तो मेरा गोल लार्जर देन लाइफ है। मुझे बहुत कुछ करना है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना है अपने पैरों के ऊपर, क्योंकि अभी तो चलो मैं इस्टेब्लिश हूँ, बट ये काफ़ी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं मुझे जानवर से बहुत प्यार है। तो मुझे एक एनिमल हेल्थ केयर सेंटर ओपन करना है एज अ NGO। तो मुझे फ्री में उन लोगों को मेडिसिन देना है, केयर करना है, ठीक है। और मुझे जो स्ट्रीट चाइल्ड है, ओके, मेरे मामा आए थे, तो जो स्ट्रीट चाइल्ड है उन लोगों के लिए भी मुझे कुछ करना है। और जो बहुत सारे लोग, मुझे सोशल का वर्क करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है, और मुझे किसी से पैसा मांगना पसंद नहीं है। तो मुझे इतना पैसा चाहिए कि मैं खुद से छोटा मोटा ही सही पर खुद से वो काम कर सकूँ। तो ये सब, एंड ऑफ कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल में मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, और एज अ एस्ट्रोलॉजर भी अपने आप को इस्टेब्लिश करवाना है। एंड और भी जैसे डाउन द लाइन जो भी आते जाएंगे, नए नए गोल्स ऐड होते जाएंगे। ओके, एंड हाउ डिड यू गेट इनटू एस्ट्रोलॉजी? ओके, तो ये मैं खुद से नहीं आई हूँ, ये होता गया है, कुछ इंसिडेंट होते गए हैं। जैसे अभी मेरे मामा आए थे, क्योंकि यहाँ पर मैं मेरे यहीं पे हूँ जहाँ पे मेरे मामा रहते हैं। ओके, सो क्या हुआ कि मेरे मामा एस्ट्रोलॉजर है, और मैं तब बहुत छोटी थी जब मेरे मामा ने एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। और जब उनके पास कोई क्लाइंट आते थे तो मैं उनके पास जाके बैठ जाती थी, सुनती थी
कि अच्छा राहु, थोड़ा थोड़ा सुनने के बाद मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा राहु बोल के कोई एक एंटिटी है जो थोड़ा मेलेफिक है। सैटर्न है जिनको लोग डरते हैं। अच्छा बृहस्पति यानी जुपिटर है जो लोग बहुत पसंद करते हैं। शुक्राचार्य या फिर वीनस, उनको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अच्छा ये एस्ट्रोलॉजी बोल के, ज्योतिष बोल के कुछ है, ओके, बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि ठीक है चलो, एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा थोड़ा विश्वास आने लगा। एंड फिर क्या हुआ, एक दिन स्कूल में हूँ, क्लास 7, और मेरे क्लास टीचर पूछ रहे थे सबको कि तुमको क्या बनना है, तुमको क्या बनना है। तो मुझे भी पूछा, तो मैंने बोला कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है। तो इतना हंसे लोग, तो मैंने बोला छोड़ो, छोड़ ही देते, ये शायद कुछ गलत बोल दिया मैंने। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए, जो मेन स्ट्रीम में लोग पढ़ाई करते हैं वैसे कुछ पढ़ना चाहिए। तो मेरी दीदी बॉटनी लेके पढ़ती थी, वो मुझसे 7 इयर्स की बड़ी है। तो मुझे लगा कि अच्छा वो बॉटनी लेके पढ़ती है तो मैं भी पढ़ लेती हूँ, बहुत हेल्प मिलेगा मुझे। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। अच्छा, तो लास्ट ईयर में बहुत ख़राब रिज़ल्ट आया मेरा। तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ा ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ। तो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, एग्ज़ामिनेशन के लिए सब में पढ़ाई करना मैंने शुरू किया। और साथ में और सडनली क्या हुआ कि मुझे प्राइवेट जॉब्स मिलने लगे। तो मैंने एक्चुअली अप्लाई किया था क्योंकि जब जब मेरा रिज़ल्ट ख़राब हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि मैं ख़राब स्टूडेंट नहीं थी। मैं उन लोगों के साथ पढ़ाई करती थी जो आज इतने उन्होंने मास्टर्स किया, पीएचडी किया है, वो आज मतलब देश विदेशों में घूम रहे हैं, उनका बहुत नाम है आजकल। तो मैं ऐसे एक बैच से बिलोंग करती थी जहाँ पर एकदम हाई लेवल के स्टूडेंट्स हुआ करते थे। तो ऑफ कोर्स जब क्लास टेस्ट होते थे तो तब मैं उनसे कम्पीट करती थी और अच्छे मार्क्स भी आते थे मेरे। तो इतना ख़राब रिज़ल्ट होगा ये मुझे भी समझ में नहीं आया था। तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि एक टाइम ऐसा था ग्रेजुएशन के टाइम पर, जब 3rd ईयर का रिज़ल्ट आया तो एक टाइम ऐसा था कि कोई साथ में नहीं था। मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे, बैचमेट्स थे, उन लोगों ने भी कभी घूम के नहीं देखा कि तमुश्री क्या कर रही है। तो एकदम अकेली हो गई थी और डिमोटिवेटेड भी थी। तो तब मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, एक ग्रेजुएशन तो मतलब मेरा तो ग्रेजुएशन हो गया, तो अभी मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एटलीस्ट एग्ज़ामिनेशन दे सकती हूँ। तो मैंने मेरे पापा को कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए जहाँ पर मैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैं भर्ती हो जाऊँ, जहाँ पर ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो मेरे फादर है थोड़ा बिजनेस मेंटालिटी के, तो उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा कितना पैसा खर्चा होगा। तो यहाँ पर क्योंकि मैं कलकत्ता में रहती हूँ, तो यहाँ पर राइस माइस और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, और उनका प्राइस आज से 10 साल पहले भी बहुत ज़्यादा था। तो मेरे पापा ने मुझे ये कहा कि ये जो मैं पैसा खर्चा करूँगा तो क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि तुमको जो गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा। तो ये मुझे बहुत ख़राब लगा कि ठीक है, वैसे ही मेरा मन बहुत ख़राब था, ऊपर से ये ऐसा बात पूछ लिया उन्होंने। तो मैंने सोचा छोड़ो। तो मैं एक दिन यहाँ कुछ किताबों के दुकान पे गई और कुछ अपने हिसाब से रीज़निंग, इंग्लिश ग्रामर एंड सो बहुत सारे चीज़ों के बहुत सारे अलग अलग किताब है जो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो मैंने उठा लिए और मैं लेके आ गई। तो मैंने और साथ में मैंने इंग्लिश और कंप्यूटर का कोर्सेस मैंने करना शुरू किया, क्योंकि अभी जितना भी इंग्लिश आता है पहले मतलब मुझे इंग्लिश थोड़ा सा भी मैं बोल नहीं पाती थी पहले, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था। अगर कुछ पढ़ लिया, जैसे वाइवा होता था तो पढ़ लिया वो मैं बोल सकती हूँ, पर अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बोलना नहीं आता था। अभी बहुत अच्छा फिर भी मैं बोल लेती हूँ, पर पहले नहीं आता था। तो वो मैंने करना शुरू किया और साथ ही में मैंने वो गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन के लिए खुद से पढ़ाई करना शुरू किया। तो मैंने 7-8 महीने मैंने किए। उसके बाद मुझे लगा कि सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो एक काम करती हूँ थोड़ा प्राइवेट में भी देख लेती हूँ। तो मैंने वो कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पर आप अपना अगर CV बना के डालते हो तो वो लोग खुद से, वो HR लोग आपको खुद से अप्रोच करते हैं। तो मैंने ऐसे 2-3 वेबसाइट्स पे डाल दिए अपना रेज़्यूमे बना के, और सडनली विद इन अ वीक मुझे जॉब ऑफ़र आया। उन लोगों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया मुझे। तो मैं जाना चाहती थी, बट
क्योंकि मेरे फैमिली में से किसी ने भी, मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिसने कभी नौकरी नहीं की है कहीं पर भी, सब अपना अपना काम करते हैं। तो तो क्योंकि प्राइवेट जॉब है तो ऑफ कोर्स वो डे एंड नाइट कभी भी आपको शिफ्टिंग दे सकते हैं। तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा उससे दिक्कत था, तो फिर भी किसी तरीके से मना के मैं उनको लेके गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा निकलती नहीं थी घर से। तो उन्होंने बोला कि पहली बार जाओगे तो मैं बाहर रहूँगा, बट तुम रहना, अंदर जाके इंटरव्यू दे देना। तो मैं पहुंची शायद 10:30 बजे, 10 बजे 10:30 बजे के आसपास मैं लाइक इंटरव्यू देने के लिए मैं पहुंची। बट रात के 8 बज गए थे जब मेरा फाइनल इंटरव्यू हुआ और मैं सिलेक्टेड हो गई थी। तो मेरे पापा को कोई श्योरिटी नहीं था, उनको लगा था कि एक बार 2 राउंड में ही शायद निकाल देंगे। ओके, तो वो बताते हुए भी लेके गए थे कि मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्रैक नहीं कर पाओगे। उसके बाद जब मिल गया तो अच्छा हो गया। फिर भी उनको थोड़ा बहुत डाउट था मैं करूँगी नहीं करूँगी, फिर भी उन्होंने थोड़ा समझाने के बाद छोड़ दिया कि ठीक है जाओ जाके कर लो। क्योंकि वो पापा को क्या होता कि जो बिल्डिंग था वहाँ पर वो देख के उनको बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा इतनी बड़ी बिल्डिंग में मेरी बेटी काम करेगी, अच्छी बात है। और जब तक वो बाहर थे तब तक वो चाय वाले जो होते हैं ना बिल्डिंग के बाहर, चाय वाले, कुछ स्नैक्स वाले, उन लोगों को सभी से उन्होंने पूछा कि ये अच्छा है, ये जगह अच्छा है, कुछ उल्टा सीधा काम नहीं होता है ना यहाँ पर। ऑल्दो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी था जहाँ पर से मुझे जॉब ऑफ़र मिला था। ओके, मैं वो उसका नाम कंसेंट्रिक्स है। अगर आप गूगल में सर्च करो तो वो टॉप 500 फॉर्चुनेट कंपनीज़ में से एक है। तो आई वॉज़ वेरी लकी कि इतने बड़े कंपनी से मुझे जॉब ऑफ़र मिला था। ऑफकोर्स उन लोगों का बिल्डिंग भी बहुत अच्छा था। फिर वैसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। अभी क्या हुआ कि जैसे ही मतलब, तो उससे पहले भी मैं एस्ट्रोलॉजर मुझे बनना है, ये सब चीज़ों का कोई मुझे आइडिया भी नहीं था। फिर सडनली एक दिन क्या हुआ कि मैं बहुत उदास थी और मैं यूट्यूब में कुछ देख रही थी कि अपना मन थोड़ा कुछ कर लूँ, बहला लूँ। और मैंने उससे पहले एस्ट्रोलॉजिकल कुछ चीज़ें मैंने सर्च भी नहीं किए थे, कभी नहीं सर्च किए मैंने, क्योंकि उतना मतलब वो क्लास 7 से लेकर तब तक मैंने छोड़ ही दिया था कि मुझे कुछ बनना ही नहीं है एस्ट्रोलॉजर में। तो सडनली एक ऐसा कॉम्बिनेशन का वीडियो रैंडमली पॉपअप हुआ जो कॉम्बिनेशन मुझे पता है कि मेरे चार्ट में है। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने देखा और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो जो कह रहे थे वो बहुत मैच हो गया। 90% तक मेरे पर्सनैलिटी के साथ मैच हो गया और जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके साथ मैच हुआ। तो फिर मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने और जो भी मुझे प्लेसमेंट्स पता थे मेरे हॉरोस्कोप के बारे में, मैंने वो देखना शुरू किया। और देखते देखते मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे इनसे ही एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। और मुझे तब याद आया कि अच्छा, मुझे तो बचपन में भी एस्ट्रोलॉजर बनना था, तो मैं भूल गई थी ड्यू टू सम रीज़न। उसके बाद मुझे याद आया अच्छा ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ था जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया था एस्ट्रोलॉजी। मैं भूल ही नहीं थी, मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती अपने आप को कहा था कि तुम भूल जाओ कि तुमको एस्ट्रोलॉजर बनना है। ओके, तो वहीं से मेरा फिर से एक मोटिवेशन स्टार्ट हुआ कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है। तब ये बात है 2017 एंड। ओके, एंड पर फिर भी उनका तब कोई एकेडमी नहीं था, तब वो सिर्फ यूट्यूबर थे और वो एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस बनाते थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब तक कोई एकेडमी के बारे में पता नहीं चलता, मैं उनके ही जो वीडियोस है जो उन्होंने बनाया है, तो मैं वो सब देखने लगी, सीखने लगी, थोड़ा बहुत देखने लगी। हर रोज़ मैं 1 से 1.5 घंटा मैं डेडिकेटेडली मैं उनके वीडियोस देखती थी, सीखने की कोशिश करती थी। और मन में बहुत अच्छा ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे सीखना है, इन्हीं से ही सीखना है। और ठीक उसके लाइक 1 साल के अंदर उन्होंने 2018 सितंबर से लेकर नवंबर के अंदर उन्होंने ऐसे पब्लिश किया उनके वीडियो में। उन्होंने कहा कि मैं एक एकेडमी खोल रहा हूँ जो ऑनलाइन है और आप अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से वहाँ पर लॉगिन कर सकते हो और सीख सकते हो। और उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इसी टाइम के अंदर एक कोर्स ख़त्म करना है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप नहीं कर सकते हो। वहाँ पर सर्टिफिकेशन भी है, सब है, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे, सब होगा। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। तो उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ें एक साथ आने लगे और मैंने 2020 जनवरी को मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद अभी मैं एस्ट्रोलॉजर बन भी गई हूँ और चैनल भी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड पे आई। तो कहीं ना कहीं
ये पहले से ही डेस्टाइन था कि एस्ट्रोलॉजर बनना है। और उससे भी बड़ी बात है कि बहुत टाइम के बाद ऐसे मेरे माँ ने कहा कि मेरे जो मामा थे उन्होंने पहले ही बताया था कि मैं बड़ी होकर एस्ट्रोलॉजर ही बनूँगी, पर बीच में क्यों किसी ने नहीं बताया, आई डोंट नो। तो ये काफ़ी अजीब है ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 5 मिनट स्टूडियो उन्होंने पूछा है कि मेरा प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल होता है एंड अच्छा भी होता है, तो मेरा एज कितना है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैंने कहाँ से सीखा है और मेरा लगना क्या है। तो बेसिकली उन्होंने यही पूछा है। तो मेरा एज मैंने ऑलरेडी बता दिया। मैंने कहाँ से सीखा है, ओके, मैंने माघा वैदिक एस्ट्रोलॉजी एकेडमी से सीखा है। मेरा एस्ट्रोलॉजिकल टीचर KRS चैनल का मिस्टर कपिल राज है, वो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल टीचर है, ठीक है। और उन्हीं से मेरा एस्ट्रोलॉजी सीखने का जर्नी स्टार्ट हुआ है। एंड मेरा लगना है पाइसिस लगना, ओके। अच्छा, आरात्रिका रॉय ने फिर से क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट्स योर सन, मून एंड राइजिंग साइन। तो मेरा सन साइन है एक्वेरियस, मून साइन लिब्रा एंड राइजिंग साइन पाइसिस। अच्छा, बॉर्नली मुखर्जी ने पूछा है कि फर्स्ट, अच्छा उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे। फर्स्ट है, इज़ देयर एनी स्पेसिफिक प्लानिटरी कॉम्बिनेशन टू परस्यू एस्ट्रोलॉजी एज अ प्रोफेशन। नहीं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन है, पर आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे और उसको परस्यू करेंगे एज अ करियर, उसको देखने के लिए आपको बर्थ चार्ट, नवांशा, दशांशा, तीनों चार्ट को आपको देखना पड़ेगा। और सब प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट देने के लिए, ओके। तो कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में होने से ही वो एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा या फिर उस करियर को परस्यू करेगा, ये ठीक बात नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि बहुत सारे स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे जुपिटर केतु या फिर सैटर्न केतु, या फिर और कोई बोलता है कि जुपिटर, अगर आपके जुपिटर, सन और केतु, क्योंकि ये तीनों बिगेस्ट कारकाज है एस्ट्रोलॉजी के, ऑकल्ट एंड मिस्टिसिज्म के, तो अगर वो आपके केंद्रा हाउस और त्रिकोण हाउसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं समहाउ, या फिर कुछ स्पिरिचुअल योगा बनाते हैं, तो वो इंसान एस्ट्रोलॉजी या फिर ऑकल्टिस्ट बनते हैं। तो ये बात सही है, बट क्या है कि उस चीज़ को आप सीख के परस्यू करेंगे कि नहीं, तो उसको देखने के लिए आपका बर्थ चार्ट, नवांशा एंड दशांशा, तीनों चार्ट में प्रॉपरली उस चीज़ के बारे में इंडिकेशन होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं होगा। अगर आपके हॉरोस्कोप में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जो आपको एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, पर आपके दशांशा में उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऐसा होगा कि आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में वीडियोस देखेंगे, आप किताबें पढ़ सकते हो, आप शायद नॉट प्रोफेशनली बट पर्सनली किसी का चार्ट आप शायद देखेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे, प्रेडिक्शन देने की कोशिश करेंगे, बट वो कभी भी एज अ प्रोफेशनल वे में आप नहीं कर पाओगे अगर आपके हॉरोस्कोप में उसका इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड, एनी रेफरेंस टू बुक्स और मेंटर्स। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का मेंटर देखिए, अगर आपने मेरा किस तरीके से मैं एस्ट्रोलॉजिकल लाइन में आई, अगर उस स्टोरी को आपने प्रॉपर्ली सुना है तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था या फिर मैंने जानबूझ के परस्यू नहीं किया था कि मैं एस्ट्रोलॉजर ही बनूंगी। हाँ, बहुत एक डिज़ायर था बचपन में, उसके बाद एक सडन डिज़ायर जो बचपन में था वो फिर से जाग उठा। पर क्या है कि मेंटरशिप की अगर बात कहूँ तो हाँ, मेरे मामा भी एस्ट्रोलॉजर है, राइट, तो मैं उनसे भी सीख सकती थी, पर समहाउ मेरा दिल कनेक्टेड हुआ उस कपिल सर से कि मुझे उनसे ही सीखना है। मैंने उनके एकेडमी में मैंने एडमिशन लिया, फिर मैंने सीखना शुरू किया। तो अगर इतना झमेले से ज़्यादा तो अच्छा होता कि मैं मेरे मामा से ही सीख लेती, क्योंकि मेरे मामा भी एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने कॉलेज से पढ़ाई किया है इसके ऊपर और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनके पास से भी सीख सकती थी। पर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके किस्मत में है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर बनेंगे या फिर एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, तो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मेंटोर आपके लाइफ में आएगा जिसके साथ आप इतना कनेक्टेड हो पाओगे कि आप उन्हीं से ही सीखना पसंद करेंगे, किसी और से आप नहीं सीखेंगे। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि मैंने कहाँ से एस्ट्रोलॉजी सीखा है और कौन मेरे टीचर है,
और मैंने बीच में बताना बंद कर दिया था, पर क्योंकि ये Q&A वीडियो है तो इसलिए मैंने बोला। तो कौन से गुरु के साथ आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, कौन से गुरु के पास आप जाएंगे, वो पूरा लाइक ऑलरेडी मेंशन्ड है। ऑलरेडी अगर आपके नसीब में है तो आपको वो गुरु राइट टाइम पे मिल जाएगा, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने भी नहीं ढूंढा था, पर ऐसी बात है कि कपिल सर से आज भी मेरी कभी डायरेक्ट बात नहीं हुई है। मैंने बहुत सारे ईमेल्स उनको सेंड किए हैं, बहुत बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, पर उनके एकेडमी में क्या होता है कि वो वीडियोस बना के छोड़ देते हैं और उन वीडियो से आपको सीखना पड़ता है और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको टेस्ट देना पड़ता है कि आपने उस वीडियो में से क्या क्या सीखा। तो वो उन्होंने टेस्ट का भी एग्ज़ाम लेने का भी बंदोबस्त करके रखा है। तो जब तक आप उस टेस्ट में पास आउट नहीं होते हो तब तक आप नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं जा सकते हो। तो चैप्टर वाइज वो टेस्ट लेते हैं, पर प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि अगर आपको कहीं पे अटकता है तो आपको ही वो वीडियो बार बार देख के आपको सीखना पड़ेगा। पर उनका बोलने का स्टाइल इतना अच्छा है कि अगर आप ध्यान से क्लास करोगे तो आई डोंट थिंक कि कहीं पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपको सीखना है तो आप उनके एकेडमी में भर्ती हो सकते हो। और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो सिखाते हैं, पर आपको समझना पड़ेगा कि किसके साथ आप कनेक्टेड हो पा रहे हो। अदरवाइज़ शायद आप उतनी अच्छी तरीके से मन लगा के नहीं सीखेंगे। दैट्स ऑल। और बुक्स की बात करूँ तो एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा क्लासिकल टेक्स्ट बुक है, जैसे उत्तर कालामृत है, बृहत्पराशर होरा शास्त्र है, और KN राव जी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, उनके भी बहुत सारे मतलब अनगिनत उन्होंने किताबें लिखे हैं। तो आप उनकी भी किताबें आप पढ़ सकते हो। संजय रथ है, BV रमन है, ये सभी बहुत ही प्रतिष्ठित बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आप उनके भी किताबें आप पढ़ सकते हो। तो मैं यही सब चीज़ें रिकमेंड करूँगी। अब अगर आपको कोई और किताब मिलता है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। अच्छा, फल दीपिका है, ठीक है, आप ये सब पढ़ सकते हो। बट एक चीज़ है कि जब आप कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल किताबें पढ़ोगे ना, आपको सबसे पहले श्लोक दिखाई देगा। अगर एस्ट्रोलॉजी का कोई क्लासिकल बुक आप पढ़ोगे तो उसमें पहले श्लोक लिखा होता है, उसके बाद उस श्लोक का विश्लेषण है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो तो उस श्लोक को किस तरीके से प्रैक्टिकली आपको किसी के चार्ट में अप्लाई करके कुछ प्रेडिक्शन निकालना है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस है कि एक गुरु के पास सीखने से क्या होता है और ख़ुद किताब पढ़ के सीखने में क्या दिक्कतें आती है। क्योंकि किताबें मेरे पास भी बहुत सारा है, पर मैं उतना किताबों से जितना मैंने किताबों से नहीं सीखा है, मतलब मैंने शायद 5% भी मैंने किताब से नहीं सीखा है। मैंने पूरा जो भी सीखा है उनके पास से ही सीखा है, चाहे वो उनका यूट्यूब वीडियो देख के हो, चाहे उनके एकेडमी में जितने भी सारे कोर्सेज अवेलेबल है मैंने सब परचेसेस किया है और सब मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम सोर्स ऑफ नॉलेज 95% मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज कपिल सर ही है और कोई नहीं है। और मैं उनको 2017 से फॉलो करती हूँ, तो ऑलमोस्ट 5-6 साल तो हो ही गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन चौधरी, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और आप कैसे बाद में एस्ट्रोलॉजर बने? ऑलरेडी बोल दिया है सर। अच्छा, विदिशा सरकार, उन्होंने बोला है कि जो भी उनको क्वेश्चंस पूछना था बाकी लोगों ने पूछ दिया है। अच्छा, मंजू JS, व्हाट मोटिवेटेड यू टू हैव इंटरेस्ट एंड लर्न एस्ट्रोलॉजी? आर यू फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर्स फैमिली? देखो, मेरे मेटरनल साइड में से मेरे मामा एस्ट्रोलॉजर है, बट फर्स्ट जो इंस्पिरेशन है वो वही है क्योंकि मैं उनको देखती थी कि वो दूसरों को प्रेडिक्शंस देते थे। अच्छा, बट मोटिवेशन वो नहीं था। हर बच्चों का क्या है कि एक लॉजिक होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। बचपन में एक सपना होता है हर बच्चे का कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, कुछ बनना है। मेरा ऐसा नहीं था। मैं क्लास 1 से लेकर 4 तक बहुत ही ख़राब स्टूडेंट थी, मैं पढ़ती नहीं थी, तो वैसा कोई मोटिवेशन नहीं था। अभी क्लास 4 में क्या हुआ कि बचपन से ही बहुत अनकन्वेंशनल हूँ मैं, तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। और एक दिन कुछ जैसे क्लास में बुली लोग होते हैं ना, बुली करते हैं, परेशान करते हैं, तो एक दिन किसी ने मुझे इंसल्ट कर दिया इस तरीके से और मुझे इतना ख़राब लगा। मैंने बहुत पढ़ाई की क्लास 5 में और सडनली मैं 10th आ गई। जो लास्ट में रैंक किया करता था लड़की, वो सडनली अगर 10th पोजीशन ले लेता है क्लास में तो वो एक बहुत बड़ा जंप होता है, राइट। तो उस दिन मुझे पहली बार समझ में आया और मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं 10th पोजीशन में आ जाऊँगी। क्या हुआ
कि टीचर, क्लास टीचर ऐसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट ये आया है, सेकंड ये आया है, थर्ड ये आया है। तो जब तक 9th आया तो मुझे लगा कि ठीक है 10th भी कोई आ ही जाएगा, मेरा क्या है। इतना एक्सपेक्टेशन था कि इस बार का रिज़ल्ट मेरा दूसरे बारी से अच्छा होगा। और 10th मिस तमुश्री कर्मकर, और मैंने सुना भी नहीं। पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा क्लास चुप था और मैं खुद ऐसे ताली बजा रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं कि मेरा ही नाम लिया गया है। तो मेरा जो पास में जो बैठी हुई थी लड़की, उसने मुझे ऐसे धक्का मार के बोला तुम हो जाओ, जाके लेके आओ अपना मार्कशीट लेके आओ। और मैं लेने तो गई मार्कशीट, पर मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये मेरा ही मार्कशीट है। और उस दिन पूरा क्लास ने मेरे पास आके मुझे ग्रीट किया, अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने इतना अच्छा कैसे कर लिया, कहाँ पढ़ती हो। तो उस दिन ना पहली बार रियलाइजेशन हुआ कि जब आप पढ़ाई लिखाई में या फिर किसी एक चीज़ में कोई अच्छा काम कर लेते हो तो लोग आके आपको प्रेज़ करते हैं, आपको इंसल्ट नहीं करते हैं। तो उस दिन से मेरा अच्छा पढ़ाई करने का जर्नी स्टार्ट हुआ। और मुझे क्या लगता था कि, और उसके बाद एक दिन मैं थोड़ा गांव साइड में अपने किसी रिलेटिव के घर में गई, और अभी तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है तो उतना आसमान में तारे दिखाई नहीं देते, बट पहले भर के, मतलब गांव के एरिया में स्पेसिफिकली भर के आसमान में तारे दिखाई देते थे। तो एक दिन मैं ऐसे गांव में जब कुछ बैठी हुई थी, छत में गई और देखा कि पूरा आसमान तारे से भरा हुआ है। तो मैं देख के मैंने सोचा कि हाँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे तारे देखना, चांद देखना, तारे देखना बहुत पसंद है। तो क्यों ना मैं आइदर एस्ट्रोनॉमी लेके पढूँ और न तो मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाऊँ, दोनों में से एक, क्योंकि दोनों ही किसी ना किसी तरीके से चांद तारे ग्रहों से कनेक्टेड है। तो ये रीज़न था कि मैं क्यों क्लास 7 में मैंने बोला था कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है। बाकी कुछ ऐसा नहीं था कि महान कुछ इंसान बन जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ कि जब बड़ी हुई मैं, और मुझे पहली बार वो याद आया कि हाँ, मेरा तो ये ड्रीम था कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है। तो उसके बाद भी किस चीज़ ने मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया वो ये है कि जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे बॉसेस बिल्कुल अच्छे नहीं थे। ऑल्दो मुझे कॉन्सेंट्रिक्स में मुझे जॉब मिला था, पर क्या हुआ था कि क्योंकि मैं ग्रेजुएट थी तो मुझे एक्चुअली में कॉल सेंटर में जॉब मिला। लाइक मेरा जो ऑफर लेटर था वो कॉन्सेंट्रिक्स का था, पर मुझे किसी एक कॉल सेंटर में मुझे जॉब मिला था। और वहाँ पर दिन में 100 से भी ज़्यादा कॉल्स लेने पड़ते थे। 8 साढ़े 8 घंटा का ड्यूटी होता था। टोटल 9.5 घंटे का ड्यूटी आवर्स था, उसमें 1 घंटा सिर्फ ब्रेक होता था, 15 मिनट और आधे घंटे का लंच या फिर डिनर जो भी है। और मेरे बॉसेस बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और क्योंकि मैं बहुत ही शाय किस्म की लड़की थी तो मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। और सडनली मुझे भेज दिया कि तुमको कॉल लेना है, और जैसे ही वो कुछ पॉपअप होता था कॉल, और कुछ लोग, क्योंकि कस्टमर केयर में तो कोई आइडेट इंसान ही है जिसका आइदर कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, ना तो उसके फ़ोन में कुछ सिम का प्रॉब्लम हुआ है। तो वो लोग ऐसे बात करते थे भड़क के कि मैं पहले बहुत डर जाती थी और बहुत गालियाँ पड़ती थी, क्योंकि उन लोगों का टाइम होता है एक कि आपको 3 मिनट में 4 मिनट में कॉल आपको रखना है। 4 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, आपको 2 मिनट 3 मिनट में आपको कॉल रखना है और दूसरे कॉल अटेंड करना है। अगर आपका वो जो कॉल का टाइमिंग है वो अगर एक्सटेंड हो गया तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उसको कवर करना होता है आपको सारे दिन में। आपने जितने भी कॉल्स लिए हैं उसका एवरेज ड्यूरेशन आपका 3 मिनट या फिर उससे कम होना चाहिए, वो नियम था वहाँ पर। और मेरा कभी वो मैच नहीं होता था, क्योंकि कस्टमर बोलता था और मैं कैसे उनको शांत करूँ मुझे वही समझ में नहीं आता था। शांत करूँ फिर मैं ना शुरू करूँ कि क्या ट्रबल शूटिंग प्रोसेस है। तो इससे ऑब्वियसली लाइक जो टीम का ओवरऑल एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, और इसके वजह से सब लोग मुझसे परेशान होते थे। और कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ख़राब लगता था कि जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो टारगेट पूरा नहीं होता है। बट ऐसे ही सिचुएशन में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मान लो कि मैंने 100 कॉल्स मैंने लिए हैं, ठीक है, तो कोई 10 लोग ऐसे होते थे जो मुझे थैंक यू बोल के जाते थे, और वो मुझे ये भी बोलते थे कि बाकी लोग बहुत हड़बड़ी में कुछ मतलब घोची करके कुछ उल्टा सीधा बोल के आपको टोपी पहना के आपका किस तरीके से, मतलब वो लोग कोशिश करते हैं कि कैसे आप कॉल रखोगे, और आप एक ऐसे इंसान हो जो पूरा शुरू से लेकर एंड तक आप हेल्प करते हो, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हो।
तो आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। तो वो जो 10 लोग मुझे बोलते थे कि थैंक यू, वो बाकी 90 लोग जो मुझे गाली देते थे उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा था मेरे लिए। ऑल्दो मुझे बहुत ख़राब लगता था हर रोज़ जब मैं मतलब मेरे मैनेजर से भी गाली पड़ता था, कस्टमर से भी गाली पड़ता था, मतलब क्या है ये कोई नौकरी है? और तब मुझे 12,000 मिलता था, ठीक है। तो मुझे लगता था कि यार हर रोज़ मैं 100 से भी ज़्यादा कॉल्स लेती हूँ, उसमें भी मुझे गाली पड़ता है, और एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे सिर्फ 12,000 मिलता है। तो ये क्या लाइफ है? फिर भी मैं सोचती थी कि ठीक है, कम से कम मैंने कुछ करना शुरू तो किया है। तो मैंने इस तरीके से 6 महीने मैंने निकाले, उसके बाद मेरे से रहा नहीं गया, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अमेज़ॉन में एज अ ईमेल एग्जीक्यूटिव बन के मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। तो वहाँ पर कस्टमर से तो गाली नहीं पड़ता था, बट मैनेजर से वहाँ पर भी मिलता था, बट कम मिलता था बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही करते करते ना एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे मेल टाइप कर रही थी और सडनली मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कोई पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो फॉर फ्यू सेकेंड मुझे याद नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, और मुझे इतना डर लगा कि मैं सच में कौन हूँ। वो एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस था मेरा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं चुप हूँ, मेरा हाथ लिख रहा है, जो ईमेल करना है वो मेरा हाथ टाइप कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ही मैं हूँ और कोई और भी है जो मुझे ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो ऐसे एक बार हुआ, और मेरे पास में कोई बैठी हुई थी, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा, मेरा देखने का स्टाइल थोड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने मुझे एक धक्का मारा, तो मैं फिर नॉर्मल हुई। अदरवाइज़ मैं सर्टेन एक मोड में चली गई थी जहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरा खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। और फिर से एक बार ऐसा हुआ, मैं मतलब चल रही हूँ, कैंटीन की तरफ जा रही हूँ अपना लंच करने के लिए, लंच टाइम पे, और चलते चलते क्या हुआ, सडनली मुझे ऐसा लगने लगा कि फिर से ये सब हो रहा है, कि मैं तो चल रही हूँ पर मेरे अंदर कोई और भी है जो मुझे सेम सवाल पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो और ये क्या कर रही हो। और ऐसा भी नहीं है कि मैं रुक गई हूँ चलते चलते, मैं चल रही हूँ, मैं गई कैंटीन पे, मैंने खाना भी ऑर्डर किया और मैं खा भी रही हूँ, और उसी के बीच में ये सब हो रहा है। तो ऐसा अजीब सा स्टेट मैंने ज़िंदगी में मैंने तीसरी बार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। वो ही सेकंड टाइम था और वो लास्ट टाइम था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और उसके बाद से मैंने सोचना शुरू किया कि सच में मैं कौन हूँ और क्या मैं सही पाथ पे हूँ। मैं अपने लाइफ में जो काम कर रही हूँ, मैं अपने लाइफ में जो काम कर रही थी उससे मैं खुश नहीं थी, तो एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत सोचने के बाद एक दिन क्या हुआ, मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मुझे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा लगता है, और पहले जैसे लोगों के साथ बात करने में मुझे तकलीफ़ होता था, मुझे डर लगता था, वो अभी बहुत हद तक चला गया है। ऑल्दो आई एम स्टिल शाय, बट एटलीस्ट चला गया है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर मैं कुछ ऐसा करूँ जो मुझे दिल से करना अच्छा लगता है, तो मुझे ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी चला जाएगा। तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ। तो फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा, मैं तो वैसे भी एस्ट्रोलॉजर ही बनना चाहती थी, तो क्यों ना मैं एस्ट्रोलॉजर बनूँ, सच में इस करियर को मैं एज अ रियल करियर में परस्यू करूँ इस चीज़ को। तो इससे क्या होगा कि मैं लोगों को रास्ता भी दिखा सकती हूँ और बहुत हद तक लोगों को गाइडेंस दे सकती हूँ, जो मुझे वैसे भी करना अच्छा लगता है। मैं एक अच्छा काम भी करूँगी जिससे लोगों के लाइफ में भी कुछ अच्छा होगा, और मैं भी कुछ पैसे कमाऊँगी जिससे मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगा कि कम से कम कुछ तो चीज़ मैं अच्छा करती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने पैसे जमाना शुरू कर दिया। मैं सोच रही थी कि जो मैं काम कर रही थी अमेज़ॉन में भी, वहाँ पर भी कुछ इंटरनल इश्यूज़ हो रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा कुछ और जॉब देखने की कोशिश कर रही थी। तो मैं ऐसी थी कि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था, और मैंने जब सोचा कि जब डिसीजन लिया मैंने कि ओके मैं पढ़ूंगी और उन्हीं के एकेडमी से पढ़ूंगी, तो मुझे एक चीज़ लगा कि अच्छा मैं पढ़ूंगी पर पैसे मैं कैसे सेंड करूंगी, क्योंकि मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो फिर वो कॉन्सेंट्रिक्स में एक भैया थे, वो 8-9-10 साल बड़े हैं मुझसे, तो वो बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए। तो मैं उनको भैया बोलती थी, वो मुझे अपनी बहन जैसे ही मानते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, मुझे पता है कि कैसे ऐसे बाहर पैसे कैसे भेजा जाता है, मैं तुमको अकाउंट खोल के दूंगा एकेडमी में, और तुम
मतलब एक बैंक अकाउंट से मैं ऐसे पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम पढ़ाई अगर करना चाहते हो तो पैसे जमाना शुरू कर दो। तो मेरे जो जीजा जी है उन्होंने अकाउंट ओपन करके दिया, और जो पैसे ट्रांजैक्शन है वो पहली बार वो भैया मेरे साथ गए लैपटॉप ख़रीदने के लिए। उससे पहले मेरे पास मेरा खुद का लैपटॉप या फिर कंप्यूटर कुछ नहीं था। तो 2021 जनवरी मैंने लैपटॉप ख़रीदा, मेरा फर्स्ट लैपटॉप, और उस दिन भी मेरे पापा के साथ वो भैया भी गए थे और मैं भी गई थी। और उसके बाद उसी दिन आकर मेरा लैपटॉप पूरा उन्होंने सेट करके दिया, जो भी अकाउंट्स होते हैं लॉगिन करना होता है वो सब उन्होंने करके दिया, और उन्होंने फ़र्स्ट एडमिशन भी करके दिया। और आई वॉज सो हैप्पी कि फाइनली मतलब जो मैं करना चाहती थी उसका फ़र्स्ट स्टेप एटलीस्ट मैंने लिया। और उसके बीच में भी एक कुछ हुआ कि मैं क्योंकि जॉब चेंज करना चाहती थी, तो उस भैया के पास एक जॉब ऑफ़र आया था, ठीक है। तो वो पहले गए वहाँ पर, तो वो थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर था, पर ऐसा कुछ काम था जो आपको अगर फाइनेंशियल सेक्टर से नहीं भी हो पर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दे वो लोग, तो आप वो कर सकते हो। तो ऐसे ही काम के लिए पहले वो गए और वो सिलेक्टेड हो गए। और क्योंकि वो कंपनी कलकत्ता में बहुत नया था, तो उन्होंने बोला कि आप किसी भरोसेमंद इंसान को आप रिकमेंड करो, तो फिर हम उनका इंटरव्यू लेंगे। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, तो मैं गई और 40 to 45 मिनट्स तक मेरा इंटरव्यू चला और मैं सिलेक्टेड हो गई। और आप विश्वास नहीं करोगे, लाइक मेरा सैलरी 2019 एंड तक या फिर जनवरी तक सिर्फ मतलब खींच तान के मुझे शायद 14,000 to 15,000 मिलता था। और वहाँ से सडनली मेरा सैलरी शिफ्ट किया 28,000, वहाँ मतलब मुझे ऑफ़र किया गया 28,000 सैलरी। तो आई वॉज शॉक्ड, यस अच्छा है, मतलब ये तो कॉल सेंटर भी नहीं है। और मैं अपना और उसके बाद सडनली ये वर्क फ्रॉम होम भी हो गया। तो तब मैंने क्या किया कि मैं काम भी करती थी और साथ में पढ़ाई भी करती थी, और काम और पढ़ाई के बीच में जो थोड़ा सा टाइम बचता था ना, वो मैं मेरे फ्रेंड्स को और जो मेरे कलीग्स थे मैंने उनको कह दिया था कि तुम्हारा बर्थ, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स का डेट ऑफ बर्थ ये सब मुझे दो, और उनके बारे में कुछ मत बोलो, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ तो मुझे प्रैक्टिस करना है। तो मैं पास्ट के जो इवेंट्स है वो मैं प्रेडिक्ट करके दिया करती थी, ताकि एटलीस्ट अगर मैं कुछ प्रेडिक्ट कर रही हूँ तो उसका एक क्लैरिफिकेशन मुझे मिले कि मैं सही प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। तो मैंने पढ़ते पढ़ते ही मैंने कम से कम 100-150 मैंने चार्ट्स मैंने देखे होंगे, क्योंकि मैं हर रोज़ कोई ना कोई नया चार्ट देखती थी। 10 चार्ट मैं पहले अपने पास रख लेती थी कि अच्छा इस 10 दिनों में मुझे ये चार्ट देखने हैं, हर दिन एक एक चार्ट। तो रात के 2-3 बजे तक मैं बैठ कर, मतलब मेरा जो वर्क फ्रॉम होम का टाइम था वो 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक था, और रात के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मतलब 2 घंटा मैं आइदर पढ़ाई करती थी और नहीं तो मैं प्रेडिक्शन करती थी, चार्ट देखा करती थी, लोगों का चार्ट ऑब्जर्व करती थी कि कौन कौन से करियर में है, कौन किस एजुकेशनल फील्ड पे है, किसका मैरिज कब हुआ था, क्योंकि तब भी मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं मैरिज प्रेडिक्शन नहीं दूंगी, ठीक है। तो मैं ये सब करती थी। और फिर क्या हुआ कि मैंने बहुत जल्दी कोर्सेस मैंने ख़त्म भी कर लिया और पास भी हो गई मैं। तो मुझे लगा कि अब तो सभी जो फ्रेंड्स है उनका मैंने चार्ट ऑलरेडी देख लिया है, तो मैं अब क्या करूँ। तो मुझे लगा कि थोड़ा एक काम करती हूँ, मैं एक चैनल ओपन कर लेती हूँ, एटलीस्ट वो चैनल में वीडियो अपलोड करते हुए भी मेरा वो एस्ट्रोलॉजी का जो प्रैक्टिस है वो बरकरार रहेगा। और अगर मैं प्रोफेशनल कंसल्टेशन देने लगूँ तो वो मेरा एक प्रैक्टिस भी होगा और उसके थ्रू मैं और भी ज़्यादा सीखने लगूँगी। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आप सीख गए हो, आप पास आउट हो गए हो तो आपको सब आता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छे होते जाओगे धीरे धीरे। तो मेरा थीम मेरा यही था। और क्या हुआ, जैसे जैसे मैंने वीडियो अपलोड करती गई, सक्सेस थोड़ा थोड़ा करके मिलता गया। ऑल्दो मुझे विदिन 1.5 ईयर्स, मतलब विदिन 1.5 साल के अंदर मेरे 10,000 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। पर क्या होता है ना कि जब मैंने शुरू किया था वो मुझे कुछ टेक्नोलॉजिकल पता नहीं था, सब शुरू से लेकर और मतलब चैनल कैसे ओपन करते हैं और बीच में कैसे कैसे वीडियो एडिट करते, क्या करते, वो सब A to Z मैं करती थी। तो एक टाइम ऐसा था कि मैं जॉब भी करती थी, वीडियोस भी बनाती थी और मैं कंसल्टेशन भी देती थी। और इसी की वजह से मैं पहले महीने में 5 से 6 कंसल्टेशन लेती थी,
क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तब तक मैं एक, आज भी ऐसा है कि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ एक क्लाइंट के चार्ट के बारे में कि मैंने जो भी प्रेडिक्शंस दिए हैं मैंने मेरा बेस्ट दिया है, तब तक मैं आज भी कंसल्टेशन नोट सेंड नहीं करती हूँ। मैं अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है मैं बोल देती हूँ मेरे क्लाइंट को कि प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, कुछ चीज़ें अभी भी देखना बाकी है, मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ चीज़ें मुझे अभी भी श्योरिटी के लिए मुझे अभी भी देखना है। तो इसीलिए पहले क्योंकि वो स्टार्टिंग था तो मैं महीने में और बहुत सारे अलग भी काम, मतलब ऑफिस का भी प्रेशर होता था, तो यस 5 से 6 चार्ट देखती थी। अभी उसको क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस भी हुआ है और अभी इसी को ही मैं अपना मेन प्रोफेशन मानती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ उसके बाद मेरे ऑफिस में भी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ और होते होते वो ऑलमोस्ट 40,000 के ऊपर चला गया था मेरा सैलरी, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा हुआ था कि 2020 एक ऐसा साल है जहाँ पर मैंने फरवरी से लेकर दिसंबर तक सिर्फ मुझे एक छुट्टी मिली थी, क्योंकि मेरा एक फैमिली फंक्शन था, मतलब फैमिली फंक्शन इन द सेंस घर के अंदर ही, बट उस दिन मैंने छुट्टी ली थी। क्या हुआ था कि हम लोग का कंपनी क्योंकि बहुत ज़्यादा नया था तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे और काम का प्रेशर लॉकडाउन की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गया था, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि आप छुट्टी मत लो, एक दिन मतलब हफ्ते में एक दिन छुट्टी नहीं मिलता था हम लोगों को, छुट्टी मत लो आप लोग और आप लोग काम करते रहो। और हम लोग पर डे जो ऑफ है, जो पर हफ्ते जो एक छुट्टी आपको मिलना चाहिए था, उसके लिए हम लोग आपको एक्स्ट्रा पैसे देते थे, तो वो पर छुट्टी का पर वीक ऑफ का हम लोग को 3,000 करके एक्स्ट्रा देते थे, मतलब 12,000 एक्स्ट्रा आता था। उसके बाद भी क्योंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर था तो मतलब कुछ अगर फाइनेंशियली आप कुछ मिस्टेक करो तो उसका पैसा आपके सैलरी से कटेगा, ये एक टर्म था। उसके बाद पहले क्या टर्म था कि अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तो उसका आधा हिस्सा आपके सैलरी से कटेगा और आधा ऑफिस बेयर करेगा, बट बाद में ये लॉजिक आ गया कि पूरा ही आपके सैलरी से कटेगा, इसीलिए बाद में उसको और भी ज़्यादा मतलब जो बोनस पॉइंट हुआ करता था वो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो ऑलमोस्ट मुझे उस कंपनी से 40,000 के ऊपर ही सैलरी मिलता था मुझे, ठीक है। तो वो मेरे लिए एक और ज़्यादा बूस्ट था कि ठीक है ये मैं काम कर रही हूँ पर उसके लिए ना मुझे इतना भूख नहीं था कि मुझे कंसल्टेशन से ही ज़्यादा पैसे लेने हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सीखने के लिए तब मैं प्रैक्टिस करती थी और इसीलिए तब मेरा चार्ज भी बहुत कम था। बट क्योंकि 2023 फरवरी में जो कंपनी यहाँ पे कलकत्ता में जो ब्रांच था वो ख़त्म हो गया है, लाइक ख़त्म हो गया इन द सेंस वो लोग अभी बेंगलोर शिफ्ट हो गए हैं और हम लोगों को भी कहा था कि ठीक है आप बेंगलोर अगर चल सकते हो तो ठीक है, ना तो यहाँ पर हम लोग ब्रांच और ओपन नहीं रखेंगे। तो जो लोग राज़ी थे वो लोग चले गए और मेरे फैमिली से बोला कि नहीं जाओ, तो मैं नहीं जा पाई। तो उसके बाद से क्योंकि यही मेरा एक्चुअल प्रोफेशन हो गया तो अभी भी मैं बहुत पैशनेट हूँ, बट अभी मैंने थोड़ा लास्ट मतलब 2023 में मैंने कंसल्टेशन के प्राइजेस को मैंने चेंज किया है और थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है ताकि एटलीस्ट मेरा भी एक एक्सपेंसेस है खुद का तो वो मैं बियर कर सकूँ, तो इस लायक मैंने अभी बनाया। तो अभी मैं महीने में 17 to 18 कंसल्टेशन ही लेती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन ले लेने से क्या होगा कि आप क्लाइंट को वो टाइम ही नहीं दे पाओगे जो आपको देना चाहिए एक चार्ट में। तो इसीलिए मैं 17 to 18 कंसल्टेशन लेती हूँ पर महीना और बस इतना ही रखती हूँ, उसके ज़्यादा मैं लेती ही नहीं हूँ कंसल्टेशंस। ओके अच्छा, अभी नेक्स्ट है मजी ओम, उन्होंने कहा है व्हाट इज़ योर लगना, पाइसिस लगना, आर यू फ्रॉम, अच्छा फिर राधेरी दी व्लॉग्स फैम, इन्होंने पूछा है कि आर यू फ्रॉम कोलकाता, येस आई एम फ्रॉम कोलकाता। एंड कोमल उन्होंने पूछा है कि कोई प्रेडिक्शन आपको मून साइन से देखना है कि लग्ना से देखना है, आपको दोनों साइन से ही देखना है। पर क्या होता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर जब वीडियो प्रेडिक्शन बनाता है तो वो आइदर लग्ना से बनाते हैं और ना तो मून साइन से बनाते हैं। जैसे मैं लग्ना वाइज प्रेडिक्शन बनाती हूँ तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि लग्ना से अपना वीडियो चेक करो। कोई मून साइन से बनाता है तो वो बोलता है कि मून साइन से अपना प्रेडिक्शन चेक करो। डिफरेंस यही है, बस बात यह है कि क्योंकि हम लोग
लगना से प्रेडिक्शन बनाते हैं तो हम लोग नहीं बोल सकते कि आप मून साइन से भी चेक करो, पर ऑल्दो अगर आपको चेक करना होता है तो थोड़ा थोड़ा आप मून साइन के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। I mean, मान लो कि मैं लगना वाइज प्रेडिक्शन बनाती हूँ तो आप लगना वाइज भी देख सकते हो मेरा प्रेडिक्शन, और अगर आपको लगता है कि आपको मून साइन से भी मेरा प्रेडिक्शन चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। आई नो कि बहुत सारा चीज़ बदल जाता है जब आप मतलब लगना वाइज और मून साइन वाइज बहुत सारी चीज़ें बदल जाते हैं, बट फिर भी 40 to 50% प्रेडिक्शन मैच भी होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग राशि वाइज भी प्रेडिक्शन देते हैं यानी मून साइन वाइज, तब हम लोग मून को एज अ एसेंडेंट बना देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 40 to 50% चीज़ें मैच होंगे अगर आप इस तरीके से प्रेडिक्शन चेक करोगे तो। और बोथ लगना एंड राशि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, आपको दोनों के हिसाब से ही प्रेडिक्शन चेक करना होता है, ठीक है। तो यही सभी क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछा गया है। आई होप कि ऑल्दो ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, बट मैंने ऑनेस्टली कोशिश किया है कि ऑनेस्टली आंसर करूँ मैं सभी प्रेडिक्शंस का। तो आई होप कि आप लोगों को ये Q&A सेशन अच्छा लगा है। आई नो कि इस वीडियो में उतने व्यूज़ नहीं आएंगे क्योंकि लोग सिर्फ अपने प्रेडिक्शन के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और अभी तक तो मैं उतना बड़ा सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ कि इस वीडियो में बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, पर जितने भी 100-200 जितने भी व्यूज़ आएंगे, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।